सोनपुर गांव में सब कुछ कुशल मंगल बीता करता था। गांव की समृद्धि और खुशहाली देखकर बहुत सारे लोग वहां व्यापार करना चाहते थे, लेकिन गांव होने के कारण गांव वाले अपने रोज के संसाधन खुद ही जुटाया करते थे। जैसे कि अनाज वो अपने खेतों में उगाया करते थे और कपड़े सूती के पहना करते थे। सोनपुर गांव पर एक दिन भिंडरू बनिया की नजर पड़ी। भिंडरू बनिया शहर में अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गल रही थी। एक दिन उसकी दुकान के बाहर से कुछ लोग सोनपुर गांव के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे, जिसे सुनकर भिंडरू बनिया बोला, सोनपुर गांव, मैंने बहुत सुना है इस गांव के बारे में। आखिर क्या बात है, मैं भी तो देखूं। वैसे शहर में संसाधनों की कमी तो नहीं है, पर यहाँ मेरा कुछ हो भी नहीं रहा। एक बार उस गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमा लेता हूँ। अगली सुबह भिंडरू गांव के लिए रवाना हुआ। वो वहाँ देखता है कि चारों ओर खुशहाली है। चारों तरफ खेत खलिहान है और लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। यहाँ तो मेरा राशन का बिजनेस नहीं चलेगा और ना ही दूध का, क्योंकि सभी के घरों में गाय और भैंस है। ऊपर से ये लोग खेती भी करते हैं। लेकिन भिंडरू बनिया दिमाग से बहुत शातिर और लालची था। वो रातों रात एक प्लान बनाता है। जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, भिंडरू बनिया फसल खराब करने वाला स्प्रे लोगों के खेतों में छोड़ देता है, यहाँ तक कि मेंढक और कीड़े भी, और वापस शहर के लिए रातों रात ही रवाना हो जाता है। वो जानता था कि अब ये सही समय है गांव में अपना व्यापार स्थापित करने का। वो जल्द ही गांव में एक दुकान लेकर वहाँ राशन की दुकान खोल देता है। उन दिनों सभी गांव वालों की फसलें एक साथ खराब थीं, इसलिए लोगों को अनाज की जरूरत थी। अरे बबलू के पापा, ये देखो, गांव में एक नई राशन की दुकान खुली है। आओ आओ, अरे जरूरत का सारा सामान मिलेगा, है? शैम्पू से लेकर तेल तक, दाल चावल से लेकर चीनी तक, जो भी चाहिए सब मिलेगा। आओ आओ, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सामान दूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि अब गांव वालों का क्या होगा। न जाने किसकी नजर लग गई। खैर, अब भैया 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी तोल दो। भिंडरू ने गांव में राशन की दुकान जमाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, तो वो ईमानदारी से काम तो नहीं करने वाला था। वो अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगा कर रखता था, जो लोगों की नजर में भी ना आए और ज्यादा पैसों में कम सामान भी चला जाए। ये तो बहुत कम लग रहा है। 5 किलो आटे का वजन इतना तो नहीं होता। अरे पहली बार राशन खरीद रही हो क्या? मैं यहाँ शहर से इतनी दूर अपना कारोबार करने आया हूँ, तो क्या मैं बेईमानी करूँगा? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे बबलू की माँ, अभी हमें आवश्यकता है और भाई साहब सही कह रहे हैं। हमारी तो घर की खेती थी, तो आज तक हमने बाहर से कुछ खरीदा नहीं। बेवजह किसी की रोटी रोजी पर शक मत करो। इन्हें पैसे दे दो और चलो घर चलते हैं। और ऐसे ही भिंडरू बनिया खूब कमाई करने लगा। कुछ दिनों बाद अब उसने अपनी दुकान पर काम करने के लिए कुछ छोटे बच्चों को भी रख लिया था। सुन, तू काम पर जल्दी आ जाया कर। कल से अगर तू 5 मिनट भी लेट आया ना, तो तेरी तनख्वाह नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। अब जल्दी आकर काम पर लग, ग्राहक आते ही होंगे, समझा? देखते ही देखते भिंडरू ने अपना कारोबार गांव में जमा लिया। अब दिन ब दिन वो और लालची होता जा रहा था। जैसे ही लोगों के खेत फिर से हरे भरे होने वाले थे, वो फिर से खेतों में जाकर दवाई और कीड़े छोड़ दिया करता था, जिससे फसल तबाह हो जाती थी और लोगों को अपनी खेती छोड़कर भिंडरू बनिया से ही सामान खरीदना पड़ता था। भिंडरू बनिया अपनी दुकान पर एक्सपायर शैम्पू और मसाले रखता था। एक दिन गांव की पंचायत में लोगों की फसलों के बारे में सवाल उठे। मुखिया जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हम अपने खेतों में खेती करके अनाज को शहरों तक पहुंचाकर पैसे कमाया करते थे, लेकिन कुछ समय से जो है खेतों की फसलें अपने आप न जाने कैसे खराब हो रही हैं।
ये कोई प्राकृतिक आपदा लगती है। लगता है टिड्डियों का समूह लौट आया है। अरे मुखिया जी, अगर ऐसा होता तो फिर हमें भी तो नजर आती। वो टिड्डियां जो है कोई जादूगरनी तो है नहीं जो रातों रात आए और जो है दिन में गायब भी हो जाए। अगर इसका कोई समाधान नहीं निकला ना मुखिया जी, तो बता रहे हम सब रोड पर आ जाएंगे। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो तो भिंडरू बनिया की दुकान की वजह से अनाज की उतनी तंगी नहीं है, लेकिन आगे चलकर भारी मुसीबत हो सकती है। इससे पहले भोले की दुकान के बारे में कोई और बात हो पाए, भिंडरू बड़ी ही चालाकी से फटाफट बात के बीच में कूदा। अरे भाई साहब, मैं आप लोगों की सेवा करने ही तो आया हूँ। अरे जब तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हैं हाँ, लेकिन भिंडरू, हमारे गांव में तुमने जब दुकान खोली ठीक उसी समय फसलें भी बर्बाद हुई थी। क्या तुम्हें कोई सपना आया था? अरे अब वो अरे मुखिया जी, ये तो बस इत्तेफाक था, भगवान का कोई उपकार ही समझिए। रही बात फसलों की, थोड़े समय तक खेती करना बंद कर दीजिए। अभी समय खराब है, कुछ समय बाद फिर से खेती करना शुरू कर देना है। भिंडरू ने अपनी मीठी मीठी बातों में सभी गांव वालों को राजी कर लिया। अब कुछ समय तक गांव वालों ने खेती का ख्याल भी त्याग दिया, लेकिन अब दिन पर दिन भोले का लालच बढ़ता गया। अरे सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। जल्दी जल्दी ये पीले कंकड़ दाल में और ये सफेद वाले चावल में मिला देता हूँ। अरे चीनी में प्लास्टिक भी तो मिलाना बाकी है। कहाँ गया? हाँ, ये ले। और ये लाल पत्थर, इसको बारीक नहीं पीसा इस कमबख्त ने। अरे चलो कोई बात नहीं, किसे ही पता चलेगा। ये लो लाल, ये लो लाल मिर्च में मिला देता हूँ। हाँ, हो गया काम। भिंडरू को ये काम करते करते सुबह हो गई। तभी उसकी दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। भिंडरू हड़बड़ी में दरवाजा खोलता है। अरे तेरी टाइमिंग हमेशा ही खराब है, चल जल्दी से अंदर आ। बिरजू भी अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद बिरजू बहुत हड़बड़ाते हुए भिंडरू से बोला, मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए 20,000 रुपए का होना बहुत जरूरी है, और आपने 3 महीने से मेरी तनख्वाह भी नहीं दी है, तो क्या मुझे 3 महीने की तनख्वाह के साथ थोड़े पैसे एडवांस मिल सकते हैं? क्या कहा? एडवांस? एडवांस तनख्वाह चाहिए तुझे? अरे तेरी 3 महीने की तनख्वाह में से बहुत पैसे कटने वाले हैं। रे कोई भी काम तूने ठीक से नहीं किया। हमेशा कस्टमर दरवाजे पे खड़े रहते हैं, लेकिन तेरे हाथ बहुत धीरे चलते हैं। लेकिन आपकी दुकान में काम बहुत ज्यादा है और करने वाला मैं अकेला। आप तनख्वाह भी समय पर नहीं देते। मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, और मेरी माँ भी बीमार है। ऐसा मत करो मेरे साथ। लगता है तेरी जुबान बहुत चल रही है, अभी ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा कहकर भिंडरू उस बच्चे को बहुत मारता है और उसे धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर फेंक देता है। अब निकल जा यहाँ से और लौट कर कभी मत आना है। नहीं दूंगा मैं तेरे कोई पैसे वैसे। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का है। भिंडरू बनिए ने उस बच्चे को काम से निकाल दिया और उसके पैसे भी नहीं दिए। वो बच्चा बेचारा पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रो रहा था। तभी पास से गुजरती हुई एक मास्टरनी उसके पास आई। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है, घर कहाँ है तुम्हारा? अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भिंडरू मालिक ने मुझे मेरे काम के पैसे भी नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिया, और मुझे बहुत मारा। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उनकी दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? तुम इतनी कम उम्र में काम कर रहे थे? ये तो बाल मजदूरी हुई और ऊपर से तुम्हारा शोषण भी हुआ है। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो बेटा, वहाँ तुम इंस्पेक्टर को सब बताना, वो तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलवाएंगे। ऐसा कहकर वो टीचर बिरजू को पुलिस स्टेशन ले गई।
और वहाँ इंस्पेक्टर से कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा, इसकी उम्र अभी 14 साल भी नहीं है और भिंडरू बनिया ने इसे अपनी दुकान पर काम में रखा हुआ था। भिंडरू बनिया ने इसे 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी और ऊपर से इसे बहुत मारा भी। आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। अरे आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर पुलिस स्टेशन चली आओगी और यहाँ पुलिस हाथ में चूना लेकर आपकी कंप्लेंट का इंतजार करेगी? इस स्टेशन में और भी बहुत भारी मुद्दे हैं संभालने को। अगर इन्हीं छोटे मोटे मुद्दों के पीछे भागते रहे तब तो हो गया काम। कैसे इंस्पेक्टर हो आप? कानून का काम होता है जनता की रक्षा करना, लेकिन आप तो इंस्पेक्टर के नाम पर कलंक हो। अरे अब जाओ बहन, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पर। टीचर बिरजू को दिलासा देते हुए स्टेशन से बाहर निकली कि तभी उसी समय पुलिस चौकी में एक औरत अपने पति के साथ चिल्लाते हुए दाखिल हुई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आज अस्पताल में एडमिट है, सिर्फ उस भिंडरू की वजह से। हम उसकी दुकान पर भी विरोध करने गए थे साहब, लेकिन उसने मुस्टंडों को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया है। अब आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। अरे आज क्या हो गया है? अगर तुम्हारा बेटा बीमार है तो ये कोई अस्पताल तो है नहीं, ना मैं तुम्हें कोई दवाइयाँ दे सकता हूँ। वो बीमार है तो उसके बीमार होने की बहुत सी वजहें हो सकती हैं। तुम्हें कैसे पता कि भिंडरू बनिया की वजह से तुम्हारा बेटा बीमार हुआ? इंस्पेक्टर साहब, उसके अनाज में कंकड़ होता है और मसाले में जो है सिर्फ रंग, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे बेटे की तरह और लोग भी बीमार ना हो, इसीलिए हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। कि इतने में ही कुछ और गांव वाले पीछे से भिंडरू के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लोगों की भीड़ देखकर इंस्पेक्टर को अब भिंडरू बनिया की दुकान पर जाना ही पड़ा। अरे साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए साहब। मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत सी कंप्लेन आई हैं। भिंडरू क्या है तुम्हारी दुकान में? अरे साहब, इतनी जल्दीबाजी क्या है? यहाँ आइए ना, कोने में यहाँ बात करते हैं। हाँ, आइए आइए। भिंडरू अपनी दुकान के अंदर ले जाकर इंस्पेक्टर को रिश्वत दे देता है। इतनी सेवा पानी ठीक है या कुछ और खातिर करूँ आपकी साहब जी? आज तो मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अगली बार कंप्लेंट मिली तो मेरी पूरी टीम आएगी। अरे नहीं, आगे से आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद भिंडरू ने चैन की सांस ली। अरे वैसे भी इस गांव से मुझे जितना मिलना था मिल गया है, अब अपना ठिकाना बदलना होगा। आज तो बच गए, लेकिन ये गांव वाले भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उनके पास मुझसे सामान लेने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। इंस्पेक्टर जब पुलिस चौकी पहुंचा तो उसने लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। देखिए, भिंडरू बनिया की दुकान का इंस्पेक्शन हो चुका है। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कोई परेशानी खड़ी हो। जाइए यहाँ से, वरना मुझे फोर्स को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने मिलकर भीड़ को भगा दिया। अपने बढ़ते लालच की वजह से अब भिंडरू दुकानदार अपने अनाज में 4 गुना अधिक मिलावट करने लगा था। ऐसा लगता था मानो आधे से ज्यादा कंकर हो और 1/4 अनाज। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हाँ भाग्यवान, क्या हुआ? अरे कितनी बार कहा है कि ड्यूटी के बीच में परेशान मत किया करो, पर तुम हो कि सुनती नहीं हो। क्या हुआ डुग्गू को? क्या हुआ? आप जल्दी घर आ जाइए। इंस्पेक्टर फौरन अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर मातम फैला है। उसका बेटा सफेद चादर में लिपटा जमीन पर लेटा है। वो अपने बेटे के सामने बैठकर चीखने लगा। ये सब कैसे हुआ? अचानक से ये क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरे बेटे की ये हालत किसने की? भिंडरू बनिया की दुकान से लाए हुए राशन से मैंने खाना बनाया था। डुग्गू को मैंने वही खिलाया। सुबह अचानक इसके पेट में दर्द हुआ तो इसे लेकर अस्पताल गई और कुछ समय बाद डॉक्टर ने ये पूरी खबर सुना दी। न जाने किसकी पूरी नजर लग गई है। हाय मेरा बेटा। आजकल लालच इतना बढ़ चुका है कि लोग दूसरों की जान लेकर अपने आप को संतुष्ट करने को राजी हैं। ये देख इंस्पेक्टर का दिल झन्ना उठा।
इंस्पेक्टर ने खुद से वादा किया कि वो कभी भी लालच और गद्दारी नहीं करेगा। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद अगले दिन जब वो स्टेशन पहुंचा, तब उसने फौरन अपनी टीम को लेकर भिंडरू बनिया की दुकान पर जाने का फैसला किया। अरे मालिक, आप आज फिर से आ गए। पिछली बार माल पानी कम पड़ गया था क्या? वैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए आइए। अरे आज तो पूरी फोर्स लेकर आए हैं साहब। तुम्हारी दुकान की तलाशी लेने आए हैं, हमारे पास वारंट है। भिंडरू हड़बड़ा गया। अरे पिछली बार तो आपको तलाशी करवाई थी इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा तो था कि अंदर कुछ नहीं है। आप आइए ना, कोने में बात करते हैं, आइए ना। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? एक धारा और लगवा कर तुम्हारी सजा बढ़ा दूंगा। बहुत शिकायतें हैं तुम्हारे खिलाफ, अब तुम और बुरा नहीं कर सकते। अरे साहब, अरे मेरी बात सुनिए। अरे आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे अरे मैं कह रहा हूँ ना। अरे पुलिस फोर्स भिंडरू की दुकान में घुस गई और तलाशी लेने लगी। साहब, चावल में तो सिर्फ कंकड़ हैं, लाल मिर्च में सिर्फ पिसी हुई ईंट की सुगंध आ रही है। साहब, तराजू के नीचे चुंबक भी मिला है। हाँ तो भिंडरू बनिया, तुम्हारे भोलेपन में तो मिलावट निकली। चलो गाड़ी में बैठो। अरे अरे साहब, ये सब मैंने नहीं किया। मैं सच कहता हूँ, मेरे पास जो बिरजू काम करता था उसने किया होगा ये सब। वैसे भी वो पैसे भी चुराया करता था। वेरी गुड, तुमने अपने मुंह से कबूला है। अब तो तुम पर बाल मजदूरी और शोषण का भी चार्ज लगेगा। अरे भाई हवलदार, गाड़ी में बिठाओ इसे, और इसके हाथों के साथ साथ इसके मुंह पर भी ताला लगाओ। बहुत मुंह चलाता है ये। भिंडरू बनिया की दुकान पर ताला लगा दिया गया। उसे उसके कर्मों की सजा मिली। अपने थोड़े से लालच की वजह से उसने खुद को तो मिट्टी में मिलाया ही, और कई मासूम लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया। कई बार इंसान अपने लालच के आगे इतना अंधा बन जाता है कि वो इंसानियत भूलकर बेईमानी की मूरत बन जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।